नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनावी खबरों पर आधारित हमारा खास बुलेटिन। सबसे पहले आप दिन की बड़ी चुनावी खबरों को संक्षेप में जान लीजिए, जिसके बाद हम आपको बताएंगे कि ये खबरें खास क्यों हैं और इनके राजनीतिक मायने क्या हैं। 8 जुलाई को बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा के बाद कई जिलों में सोमवार को दोबारा से मतदान हुआ है। बिहार विधानमंडल के मॉनसून सत्र से पहले दिन विधानसभा में बीजेपी के सरकार को तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग की गई है। वहां उन्हें घेरने की कोशिश हुई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल दल की बैठक में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह से नाराज क्यों नजर आए हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सोमवार को आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 जुलाई को होने वाले गुजरात राज्यसभा चुनाव के लिए सोमवार को गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। आइए अब इन तमाम खबरों को विस्तार से समझते हैं। तो शुरुआत करते हैं 8 जुलाई को बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान जो हिंसा हुई है, उसके बाद कई जिलों में सोमवार को दोबारा से मतदान करवाया गया है। राज्य में करीब 697 बूथों पर वोट डाले गए हैं। दरअसल राज्य निर्वाचन आयोग ने कुछ जगहों पर हुए मतदान को अमान्य घोषित कर दिया था, जिसके बाद वहां पर कड़ी सुरक्षा के साथ दोबारा से वोटिंग कराई गई है। वहीं राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है और रिपोर्ट भी सौंप दी है। बीजेपी ने बंगाल की इस हालत का जिम्मेदार टीएमसी को ठहराया है और 6000 बूथों पर दोबारा मतदान कराने को लेकर राज्य चुनाव आयोग को पत्र भी लिख दिया है। बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 4 लोगों की कमेटी का भी गठन किया है, जिसका संयोजक रविशंकर प्रसाद को बना दिया गया है। कमेटी के सदस्य राज्य का दौरा करेंगे और रिपोर्ट नड्डा को सौंपेंगे। पूरा का पूरा चुनाव दोहरा होना चाहिए। वहाँ लोकतंत्र की हत्या की गई है, इसे मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी। और जिस प्रकार से सारा हुआ, जिस प्रकार से बम फेंके गए, जिस प्रकार से हत्याएं हुई वहां पर, और पोलिंग वाले दिन भी 18 लोगों की जान गई, तो दिखता है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है और वहां की जो मुख्यमंत्री है उनके तत्वाधान में सब कुछ हो रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र सोमवार से शुरू हो चुका है। सत्र के पहले दिन विधानसभा में बीजेपी ने सरकार को तेजस्वी यादव की इस्तीफे की मांग की है। साथ ही साथ बिहार विधानसभा के बाहर जोरदार तरीके से हंगामा भी किया गया है। बिहार सरकार के भी खिलाफ नारेबाजी हुई है। आपको बता दें कि नौकरी के बदले जमीन के मामले में तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होने के बाद बीजेपी ने नीतीश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उधर सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि नीतीश ने भ्रष्टाचार से समझौता कर लिया है और तेजस्वी को साथ लेकर चलना नीतीश की मजबूरी है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो लालू यादव उनकी सरकार को गिरा देंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा है कि केंद्र सरकार तेजस्वी यादव को फंसा रही है। और चलिए अब आपको सुनवाते हैं कि सुशील मोदी ने किस तरीके से आरोप लगाए हैं, तो इस पर जवाब क्या दिया गया है राबड़ी देवी की तरफ से। नीतीश कुमार की तो मजबूरी है तेजस्वी यादव, क्योंकि उन्हीं के भरोसे मुख्यमंत्री हैं, उन्हीं के कंधे पर बैठकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। अगर लालू यादव को जिस दिन लगेगा तो सरकार गिरा सकते, लेकिन सरकार गिरेगी तो सरकार चली जाएगी, दोबारा सरकार नहीं आ सकती है, क्योंकि बीजेपी ने नीतीश कुमार के लिए अपने सारे रास्ते बंद कर दिए हैं। तो इसलिए नीतीश जी की मजबूरी है कि चाहे वो ब्लैकमेल करे, गालियां दे, कुछ भी करें, तेजस्वी यादव लालू के साथ रहना, नहीं तो वो मुख्यमंत्री की गद्दी भी चली जाएगी और नीतीश कुमार कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनकी मजबूरी है। तो इसलिए हम लोग को नहीं लगता है कि नीतीश कुमार अब वो पुराने वाले नीतीश कुमार नहीं रहे, कि जो भ्रष्टाचार से समझौता नहीं करेंगे जो कहा करते थे। अब तो उन्होंने क्राइम से भी कर लिया और भ्रष्टाचार से भी समझौता कर लिया। कहीं नोकझोंक नहीं हुआ है, हाउस शांति रहा, हाउस में शांति रहा, नोकझोंक कहाँ से छोड़ दें भाई। तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग उठ रही है, मैडम कैसे देख रही हैं? 4 सीट तेजस्वी यादव पर दायर हुआ है, इस्तीफे की मांग विपक्ष के द्वारा उठाया जा रहा है। विपक्षी दल तो मांग करवे करेगा ना, क्या लेना देना है। एक ही केस को बार बार चार्जशीट करना ये उचित हो बनता है क्या? उचित बनता है? जबरदस्ती हो रहा है ना हम लोग के साथ। बीजेपी की सरकार है, भारत सरकार में जबरदस्ती कर रहा है सबको साथ। जो खिलाफ बोलेगा बीजेपी के सरकार को, उसको चार्जशीट हो चाहे केस मुकदमा सीबीआई ईडी सबके लगाने का काम करेंगे। नरेंद्र मोदी को वही काम है, विकास का तो काम करो नहीं। 15 लाख रुपया गरीब के खाता में नहीं गया। नौकरी 2-2 करोड़ नौकरी देंगे साल में, वो भी खत्म हो गया। उनका घोषणा धैल ही रह गया, कोई काम नहीं। देश के पैसा लूट के
अब पार्टी का ऑफिस मॉल बना दिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानमंडल दल की बैठक में आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह के साथ साथ कांग्रेस और अपनी पार्टी के कुछ विधायकों पर नाराज नजर आए हैं। सूत्रों से खबर ये मिली है कि बड़ी खबर जो सामने आ रही है उसके मुताबिक सीएम नीतीश के निशाने पर सबसे पहले आरजेडी के एमएलसी सुनील कुमार सिंह रहे हैं। नीतीश कुमार इस बात को लेकर नाराज दिखे हैं कि आरजेडी एमएलसी केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के नेता अमित शाह के साथ तस्वीरें खिंचवाते हुए नजर आए थे। इस मामले को लेकर सुनील सिंह के ऊपर जब नीतीश कुमार ने निशाना साधा तो सुनील सिंह भी अपनी जगह पर उठ खड़े हुए और नीतीश कुमार के आरोपों पर सुनील सिंह ने भी बैठक में जवाब देना शुरू कर दिया। हालात इतने ज्यादा बिगड़ गए थे कि डेप्यूटी सीएम तेजस्वी यादव को बीच बचाव करना पड़ा था। सुनाते हैं आपको कि आखिर सुनील सिंह ने क्या कहा है इस पूरे मामले पर। ये एमएलसी हैं आरजेडी के। सुने होंगे तो आप ही बता सकते हैं, हम तो ऐसा नहीं सुने हैं। तो आप मिले थे उनसे, अमित शाह से भी भागिए सारे पर काम कर रहे हैं। क्या आप बीजेपी के सारे पर काम कर रहे हैं? कोऑपरेटिव मिनिस्टर हैं भारत के, बिस्कोमान के भी मिनिस्टर वही हैं। सरकारी कार्यक्रम भारतीय राष्ट्रीय सहकारी कार्यक्रम में वो आए हुए थे। मैं उसके बोर्ड में भी डायरेक्टर हूँ। 1 तारीख को पूरे देश का कोऑपरेटिव कांग्रेस हुआ, उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी आए, अमित शाह जी आए और उस फोटो को मैंने अपने पेज पर लगाया है। कोई ये नहीं है कि किसी के कोठरी में मिल रहे हैं, किसी के रूम में मिल रहे हैं। और उसी फोटो को लेके जो मीडिया वाले लोगों ने बात का बतंगर बनाया है, ये बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। और ध्यान से समझिए, मेरे इंटीग्रिटी पर इस देश का कोई भी व्यक्ति शंका नहीं कर सकता है। 27 साल से मैंने कितने झंझावात देखा, कितने तूफान देखा और चट्टान की तरह लालू जी के साथ हैं। कल भी थे, आज भी हैं और जब तक जिंदा हैं तब तक हैं। तो रुक करते हैं अगली खबर का। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने सोमवार को आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, जिनमें से 3 को फिर से नामांकित किया गया है। पश्चिम बंगाल की 7 राज्यसभा सीटों पर 24 जुलाई को चुनाव होने हैं। टीएमसी ने ट्वीट करके लिखा है कि आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करते हुए बड़ी खुशी हो रही है। साथ ही पार्टी ने सभी उम्मीदवारों को शुभकामनाएं भी दी हैं। टीएमसी ने आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए डेरेक ओब्रायन, डोला सेन, सुखेंदु शेखर रे, समीरुल इस्लाम, प्रकाश चिक और साकिब गोखले के नामों पर मुहर लगाते हुए उन्हें उम्मीदवार बनाया है। अब आगे बढ़ते हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 जुलाई को होने वाले गुजरात राज्यसभा चुनावों के लिए सोमवार को गांधीनगर से अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। गुजरात में राज्यसभा की 3 सीटों का कार्यकाल अगस्त महीने में पूरा हो रहा है और इनमें विदेश मंत्री एस जयशंकर की सीट भी शामिल है। 13 जुलाई को 3 सीटों के लिए नामांकन दाखिल किए जाएंगे। राज्य विधानसभा में संख्या बल को देखते हुए बीजेपी के उम्मीदवारों को इन तीनों ही सीटों पर निर्विरोध चुना जाना तय है। कांग्रेस पार्टी पहले ही चुनाव में प्रत्याशी नहीं उतारने का ऐलान कर चुकी है। और चलिए सुनाते हैं आपको कि इस पूरे मामले पर एस जयशंकर ने नामांकन के दौरान क्या कहा। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों की उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। चुनावी साल में मध्य प्रदेश के सीधी में लघुशंका कांड को लेकर कांग्रेस शिवराज सरकार को लगातार घेर रही है। सोमवार को कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने राज्यपाल मंगूभाई छगनभाई पटेल से मुलाकात की है और उन्हें ज्ञापन भी सौंपा है। कमलनाथ ने कहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के राज्य में आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और हर दिन उन्हें डराने धमकाने के मामले सामने आ रहे हैं। राज्य की कई विधानसभा सीटों पर आदिवासी वोट जीत और हार का अंतर तय कर सकते हैं। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों में अपने अपने तरीके से खुद को वंचितों का मसीहा साबित करने की होड़ सी लगी हुई है। तो आरोप लगाते हुए कमलनाथ ने और क्या कहा है, जरा सुनिए। राज्यपाल जी से मिले हैं, हमने उनको जानकारी दी है कि किस तरह मध्य प्रदेश कलंकित हुआ है पूरे देश में। ये वाली घटना जो हाल में हुई घटना है, पर मध्य प्रदेश आज नंबर 1 है आदिवासी अत्याचार पर। हमारे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की आज असुरक्षित है। उनको डराने का, दबाने का, उनके ऊपर अत्याचार करने का रोज कोई ना कोई मामला सामने आ रहा है जो बड़े बड़े अखबारों में नहीं छपता।
ये आज सच्चाई मध्य प्रदेश की सबके सामने। सर, विधानसभा कार्रवाई कल से शुरू हुई, विधानसभा में ये मुद्दा बिल्कुल आवश्यक रूप से ये एक सिस्टम का फेलियर है। बिना भारतीय जनता पार्टी की सहानुभूति जो ये सब करते हैं, दुष्कर्म करते हैं, जब तक उनकी सहानुभूति उनके साथ ना होए, उनका संरक्षण ना होए, ऐसा वातावरण नहीं बनता। और इसी के साथ चुनावी खबरों के हमारे इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चुनाव से जुड़ी हुई तमाम जानकारियों और हर दिलचस्प अपडेट के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए चुनाव आज तक को। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।